हिस्ट्री है एक इंसान का अटेम्प्ट अपने आप को समझने का। जब से जीवन की पहल हुई है, हम इंसानों ने ऐसी चीजें की हैं जो हमें खुद को आश्चर्यचकित कर दे। यही रीजन है कि हिस्ट्री फुल ऑफ फैक्ट्स और मिस्ट्री से भरी हुई है, और इनमें से कई चीजों को ये चैलेंज भी कर सकती है जिस पर हमें पूरा यकीन था। इनमें से जेंगिस खान के टूम से लेकर डेमास्कस स्टील तक, वर्ल्ड वॉर 2 टैक्टिक्स जिसे ब्रिटिश और हिटलर के वेल्थ के लिए याद किया जाता है। चलिए देखते हैं 10 फ्रैगमेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री जिसे सुनकर आप सरप्राइज रह जाएंगे। क्लियोपैट्रा इजिप्शियन नहीं थी। ये तो ऑब्वियस है बिलीव करना कि इजिप्ट की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोनार्क इजिप्शियन होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्लियोपैट्रा को कई बार हायरोग्लाइफिक्स में डिपिक्ट किया जाता है एक डस्की, शार्प नोज्ड क्वीन ऑफ एक्सक्विजिट ब्यूटी के तौर पर, जिनका जन्म इजिप्ट में हुआ, लेकिन क्लियोपैट्रा का जन्म और उनकी फैमिली मैकेडोनियन ग्रीस से आती है। दरअसल वो मेंबर थी लॉन्ग लाइन ऑफ ग्रीक स्पीकिंग रूलर्स जिन्हें पोटोलेमी ने एस्टैब्लिश किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद इजिप्ट में कंट्री के कई एंशिएंट कस्टम्स को अडैप्ट किया, जैसे कि क्लियोपैट्रा एक ऐसी पोटोलेमिक रूलर थी जिन्होंने एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज सीखी जो किसी और ग्रीक रूलर ने पहले नहीं सीखी थी। किसी को भी जेंगिस खान के टूम की लोकेशन नहीं पता है। जेंगिस खान द फाउंडर और फर्स्ट एम्परर वास्ट मंगोल एम्पायर के, जो कवर करता था मोस्ट ऑफ यूरेशिया 13th और 14th सेंचुरी में। ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि भले ही वो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स थे, जेंगिस खान ने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि उन्हें किसी भी मार्किंग्स के बगैर ही दफनाया जाए। एक लेजेंड के हिसाब से एक शोक में डूबी हुई आर्मी ने उनकी बॉडी को कैरी किया था और इसी दौरान उनके रास्ते में जो आया उन्होंने उसे मार दिया। उन्हें दफनाने के बाद उन्होंने इस कब्र पर 1000 घोड़े चलाए ताकि सब निशान मिट जाए। ये भी कहा जाता है कि जेंगिस खान के सोल्जर्स ने अपने आप को मार दिया। इसे आज तक जेंगिस खान की कब्र का पता नहीं लग पाया है और 800 साल बाद भी इस मंगोल वॉरलॉर्ड की कब्र मिस्ट्री है। सैमुराइज को लीगली अलाउड था लोगों को मारना अगर उन्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करता। किरी सुते गोमन एक ओल्ड जापानीज एक्सप्रेशन जो ट्रांसलेट करता है एज द ऑथराइजेशन टू कट एंड लीव। इन फ्यूडल जापान सैमुराई के पास राइट था ऑफ किरी सुते गोमन और वो लीगली अलाउड था किसी को भी अपने स्वर्ड से मारने के लिए, स्पेशली वो अगर लोअर क्लास से आता हो तो, अगर उन्होंने उनका ऑनर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, जो सिंपल शब्दों में ऐसा था जैसे उन्हें इंसल्ट किया जा रहा हो। इस राइट को मोशन में लाने वाले सैमुराई को अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने एक्शंस के बारे में बताना पड़ता था और अपनी फैक्चुअल कहानी अलोंग विद विटनेसेस ये प्रूव करने के लिए कि उनके एक्शंस जस्टिफाइड हैं। अगर इस सैमुराई ने अपने एक्शंस को प्रूव नहीं किया तो उसे बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी, यहाँ तक कि कभी-कभार डेथ बाय सेपुकू भी हो सकती थी, जहाँ सैमुराई को खुद को स्टैब करने को कहा जाता था। इसी के साथ उनका परिवार भी सफर करता था। हिटलर एक बिलियनियर। अपने बचपन की जिंदगी पॉवर्टी में गुजारने के बाद हिटलर के हाथ सिर्फ और सिर्फ दौलत लगी जब वो पावर में आए। वैसे इसकी बहुत से भी बहुत वेल्थ गवर्नमेंट की मनी और कॉर्पोरेशन से आई डोनेशंस की हेराफेरी से आती है, जिसे उन्होंने क्रिएटिव स्कीम्स का नाम दिया। एक एग्जांपल है कि जब जर्मनी के चांसलर बने तब हिटलर ने अपनी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया अपनी बुक की कॉपीज मी कैंप को एज स्टेट वेडिंग गिफ्ट देने के लिए दूल्हा दुल्हन को, और इससे उन्होंने बहुत रॉयल्टीज कमाई। सोच लीजिए $170 मिलियन जितनी आज की राशि में। इतना ही नहीं, उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट से अपनी इमेज को लाइसेंस करवाया और इस अर्निंग्स का कट भी उन्हें मिला जब जब उनकी इमेज को कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे कि स्टैम्प्स, करेंसीज और प्रोपेगेंडा फ्लायर्स में छापा जाता था। इसके साथ हिटलर ने कोई भी इनकम टैक्स पे करने से साफ मना कर दिया। ये सब की सब राशि $5 बिलियन तक पहुंच गई आज की रकम में। चेस इंडिया में इन्वेंट की गई थी। चेस एक मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी बोर्ड गेम है जिसे हम जानते हैं, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई? वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ लोगों की पसंद माना जाता है कि चेस इंडियन गेम चतुरंगा से डिराइव्ड है जो 7th सेंचुरी की है। चतुरंगा खुद एग्जिस्टेंस में आया जिसका जिक्र महाभारत में भी है और ये आज दुनिया में पाई जाने वाली चेस के पहले वेरिएंट्स में गिना जाता है, वो भी अपने 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स की वजह से, क्योंकि इसके अलग पीसेस के अलग पावर्स हैं और जीत और हार सिर्फ एक पीस पर डिपेंडेंट है, वो है द किंग पर। वैसे दोस्तों इतना ही नहीं, चेस के ईस्ट एशियन वेरिएंट्स जैसे ज़ैंगपी, जांगी और शोगी सब के सब मेजर डिसेंडेंट्स हैं चतुरंगा के। किसी भी डेमास्कस स्टील कैसे बनता है उसका सीक्रेट नहीं पता है। डेमास्कस ब्लेड सबसे पहले बनाए गए थे वुड स्टील से इन मिडिल ईस्ट जो इंपोर्ट किए गए थे सदर्न इंडिया और श्रीलंका से। ये यूज किए गए थे बाय अरब वॉरियर्स इन 11th सेंचुरी ड्यूरिंग द क्रूसेड्स, जब वेस्टर्न यूरोपियंस ने विटनेस किया था ब्लेड्स की अनइक्विवोकल शार्पनेस को इन एक्शन।
इसी चीज ने अरब वॉरियर्स को एज अ लेजेंड प्रेजेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्लोइंग वाटर के डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स के लिए जानने वाली डेमास्कस स्टील फेमस ऐसे हुआ अपने कीन एज हार्ड सेटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। डेमास्कस स्टील से बने वेपन्स कई ज्यादा बेहतर थे आयरन से। एक स्टडी ने ये रिवील किया कि डेमास्कस ब्लेड में नैनो वायर्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स मौजूद थे जो शायद इसकी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हो। ये भी माना जाता है कि शायद इसके अंदर प्लांट फाइबर डाले गए थे जिसने इसके अंदर नैनो ट्यूब्स डाले जिससे ये फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमास्कस ब्लेड का प्रोडक्शन 1750 में ही रुक गया जब वुड स्टील को बनाने की टेक्निक्स खो दी गई। तब से लेकर अब तक इसके ओरिजिनल मेथड को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। कई अटेम्प्ट्स किए गए रिवर्स इंजीनियरिंग इस्तेमाल करके भी, लेकिन ये सारे अटेम्प्ट्स ही फेल हो गए। जॉर्ज वॉशिंगटन के पास एक रिंग ऑफ स्पाइस थे। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि वो पहले स्पाई मास्टर भी थे। कल्पर स्पाई रिंग में एजेंट 711 के नाम से जाने जाने वाले, जिसे मेजर बेंजामिन टॉलमिज खुद ऑर्गेनाइज किया करते थे और इसके लीडर कई बार खुद जॉर्ज वॉशिंगटन हुआ करते थे। इसके कई नेटवर्क्स ऑफ स्पाइस थे जो क्लोज निट सर्कल्स और फार रीचिंग सोसाइटीज में काम किया करते थे। इनका काम था वॉशिंगटन को ब्रिटिश आर्मी ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये रिंग देखते ही देखते सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और उस इरा के बेस्ट नोन ऑपरेशंस में शामिल हो चुकी थी। ये सरप्राइज अटैक्स जो कि नेवी पर होने वाले हो, या अमेरिकन करेंसी के फेक नोट्स बनाना हो, या हाईली प्राइस्ड वेस्ट पॉइंट फोर्ट को कैप्चर करना हो, ये स्पाइस ऐसा होने नहीं देते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एक प्राइवेट ट्रेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया करते थे। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट 1933 से 1945 में इन ऑफिस रहे, पोलियो की वजह से अपने पेट के नीचे से पैरालाइज थे। उन्हें डर था कि ऐसी डिसेबिलिटी कंसिडर की जा सकती है हाई ऑफिस के लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन। इसीलिए उन्होंने अपने हैंडीकैप्ड होने की और व्हील चेयर की पिक्चर्स को प्रेस से छिपाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, रूजवेल्ट एक एग्जिस्टिंग प्राइवेट ट्रेन टर्मिनल यूज किया करते थे जो अंडर वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल इन न्यूयॉर्क में था। वो अक्सर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे इस बुलेट प्रूफ आर्मर प्लेटेड पायर्स एरो लिमोजीन में अपनी खुद की ट्रेन कार तक जो ग्रैंड सेंट्रल तक जाती थी। ऑन ट्रैक 61 ये लिमोजीन फिर डायरेक्टली बाहर आती थी ऑन टू द प्लेटफॉर्म और फिर सीधा एलिवेटर में जिससे ये वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल से बाहर आती थी। लेकिन दोस्तों 1945 से ये ट्रेन कार ट्रैक 61 पर ही पार्क्ड है। इजिप्ट के किंग फारूक एक पिक पॉकेटर थे। किंग फारूक द फर्स्ट ने इजिप्ट को रूल किया 1936 से 1952 तक। ये रेन था करप्शन, इनकॉम्पिटेंस और वियर्डनेस से भरा हुआ। बाकी चीजों के अलावा द किंग एक क्लिप्टोमेनियाक भी थे जो अपने आप को चोरी करने से और लोगों की पॉकेट मारने से रोक नहीं सकते थे। उन्होंने एक्चुअली पिक पॉकेटिंग लेसन्स लिए थे और उनके विक्टिम्स में से विंस्टन चर्चिल थे जिन्हें फारूक ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिनर पर इनवाइट किया था। खाने के दौरान चर्चिल ने जैसे ही अपनी पॉकेट वॉच को ढूंढा जो एक फैमिली हेयरलूम थी जिसे क्वीन एन ने अपने एंसेस्टर जॉन चर्चिल फर्स्ट ड्यूक ऑफ मार्लबरो को गिफ्ट किया था, वो गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद फारूक जो चर्चिल के साइड में बैठे थे, उन्होंने इसे स्नीकी अंदाज में बाहर निकाल के कहा, ओह मिल गई घड़ी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इन्वेंट किया एक फेक मैन नाजीज को चकमा देने के लिए। किसी स्पाई मूवी का कॉन्सेप्ट लगता है ना, लेकिन ऑपरेशन मिन्स मीट था एक टिपिकल ब्रिटिश ऑपरेशन जिसे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया था जिससे ब्रिटिश सिसिली को इन्वेड कर पाए। ये ऑपरेशन था बेस्ड ऑन द ट्राउट मेमो, एक डॉक्यूमेंट ऑन एनिमी डिसेप्शन जिसे ब्रिटिश के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस लिखा था, जो और कोई नहीं बल्कि द क्रिएटर ऑफ आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड इयान फ्लेमिंग थे। इस ऑपरेशन के दौरान द ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लाश मिली थी ऑफ अ होमलेस मैन कॉल्ड ग्लाइंडवर माइकल, जिनकी मौत रैट पॉइजन लेने से हुई थी। उन्होंने इन्हें एक फिक्शनल नेवल ऑफिसर नेम्ड विलियम मार्टिन के तौर पर पेश किया। इनकी बॉडी स्पेन के तट पर मिली जहां जर्मन स्टेशन थे। इनके साथ डॉक्यूमेंट का एक ब्रीफ केस था जिसमें ब्रिटिश का ग्रीस पर प्लान्ड इन्वेजन था। इस मरी हुई बॉडी ने सारा प्लान उलट पुलट कर दिया। जर्मन्स ने सोचा कि ब्रिटिश ग्रीस पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी दौरान जब जर्मन्स भटके हुए थे तब ब्रिटिश ने सिसिली पर अपना कब्जा कर लिया। किसी और सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्यूरियस पंथी को, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।